सियासत में पलटना कोई नई बात नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी की राजनीति ने इसे एक नई ऊंचाई दे दी है। चुनावी मंच पर गूंजते भाषण, जनता को किए गए वायदे और संसद में उठाए गए कड़े कदम, सब कुछ जब हालात, दबाव और मजबूरियों के सामने बदल गया तो वादा से पलटी की दूरी भी बेहद छोटी साबित हुई। 2013 से 2025 तक मोदी के सफर में यह सिलसिला इतना लंबा चला कि उनकी 75 साल की उम्र में 75 पलटियों की गिनती बड़ी आसानी से पूरी हो गई। यह महज संयोग नहीं, बल्कि उस दौर की राजनीति की सच्चाई है जिसमें सत्ता बचाने, अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेलने, आंदोलनों को शांत करने और गठबंधन बनाए रखने के लिए हर बार दिशा बदलनी पड़ी। सवाल यह है कि क्या यह व्यवहारिक राजनीति है या जनता से विश्वासघात। यही दास्तान है इस लेख की, मोदी के 75 साल और उनकी 75 पलटियों की। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। राजनीति को अक्सर कला कहा जाता है, समझौते की कला, हालात के साथ बदल जाने की कला और कभी कभी जनता को भूल भुलैया में डाल देने की कला। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन को अगर इस पैमाने पर देखें तो शायद यह कला अपने चरम पर दिखाई देती है। 2013 से लेकर 2025 तक जब वे 75 साल के हो चुके हैं, उनके भाषणों और नीतियों के सफर में कम से कम 75 ऐसे मौके हैं जब उन्होंने अपने ही कहे को पलट दिया, या यूं कहें थूक कर चाट लिया। मुहावरा है, बुरा नहीं लगना चाहिए। किसी को गठबंधन की मजबूरी में पलटवाया, किसी को आंदोलन की ताकत ने, किसी को अदालत ने और किसी को अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने। यही सिलसिला आज एक पूरी किताब जैसा खड़ा है। 75 साल, 75 पलटियां। पहला बड़ा उदाहरण 2013 का है, जब नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा और मोदी ने उन्हें विश्वासघाती कहा। जनता के सामने यह संदेश गया कि नीतीश और मोदी कभी एक साथ नहीं होंगे, लेकिन सत्ता का गणित हर बात पर भारी पड़ता है। 2017 में वही नीतीश एनडीए में लौटे और मोदी ने उन्हें विकास का साथी बता दिया। यही पलटी 2024 में भी दिखी। असल में नीतीश के मामले में मोदी की पलटी उस दबाव की देन थी जिसे बिहार की राजनीति और संसद में बहुमत की जरूरत ने बनाया। 2014 के चुनावी दौर में ममता बनर्जी पर मोदी ने तीखे हमले किए, बंगाल को तुष्टीकरण और सिंडिकेट राज की भूमि बताया, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव और केंद्र की योजनाओं के लिए सहयोग की मजबूरी आई तो मोदी ने नरम लहजा अपनाया। यहाँ दबाव था राष्ट्रीय राजनीति का, जहाँ हर वोट की कीमत थी और ममता जैसे नेता को पूरी तरह नजरअंदाज करना संभव नहीं था। इसी चुनावी लहर में अरविंद केजरीवाल को अराजकता का प्रतीक कहा गया, लेकिन 2020 में कोविड की दूसरी लहर ने पूरे ढांचे को हिला दिया। दिल्ली में लॉकडाउन और अस्पतालों की स्थिति ने केंद्र और राज्य को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। दबाव था जनता का गुस्सा और स्वास्थ्य आपदा का। यही वजह रही कि मोदी और केजरीवाल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ आए। 2015 में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाया गया। मोदी ने कहा यह किसानों के हित में सुधार है, लेकिन पंजाब, हरियाणा और यूपी के गांवों से उठी आक्रोश की आवाज ने कानून को ही डुबो दिया। यह पलटी थी किसान आंदोलनों और विपक्षी एकजुटता के दबाव की। जीएसटी पर कहानी और रोचक है। मुख्यमंत्री रहते मोदी ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने पर जब अर्थव्यवस्था को बड़े सुधार की जरूरत बताई गई तो वही मोदी जीएसटी को भारत का आर्थिक एकीकरण कहकर संसद में लागू कर गए। यह पलटी थी आर्थिक सुधारों की अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने और कॉरपोरेट दबाव का नतीजा। 2016 की नोटबंदी सबसे बड़ा उदाहरण है। कहा गया था कि 50 दिन में भ्रष्टाचार और काला धन मिट जाएगा, लेकिन जब नतीजे नहीं दिखे तो इसे लंबी प्रक्रिया बताया गया। यहाँ दबाव था उस आर्थिक झटके का जिसने छोटे व्यापार और मजदूर वर्ग को सड़क पर ला खड़ा किया। चीन पर मोदी का रुख भी पलटियों से भरा है। 2013-14 में कहा था कि हम चीन को लाल आंख दिखाएंगे। 2015 में शी जिनपिंग के साथ गुजरात की सैर और बाद में गलवान झड़प के बाद भी व्यापार जारी रहा। यहाँ दबाव था आर्थिक निर्भरता का। 100 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार एक झटके में बंद करना संभव नहीं था। 2018 में चंद्रबाबू नायडू एनडीए छोड़कर गए तो मोदी ने उन्हें धोखेबाज कहा, पर 2024 में वही नायडू एनडीए में लौटे तो मोदी ने सम्मानपूर्वक उनका स्वागत किया। यह पलटी थी सत्ता की मजबूरी और आंध्र में गठबंधन की जरूरत की। उसी साल नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान यात्रा के कारण देशद्रोह जैसा बताया गया, लेकिन बाद में उन पर हमले बंद कर दिए गए। दबाव था पंजाब में बदलते राजनीतिक हालात का। 2019 में शरद पवार को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया गया, लेकिन संसद में उन्हें अनुभवी नेता कहकर सराहा गया। यह पलटी थी महाराष्ट्र की राजनीति और संसद में सहयोग की राजनीति की। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद मोदी ने कहा कश्मीर पूरी तरह शांत है, लेकिन 2020-21 में खुद ही माना कि हालात सामान्य करने में समय लगेगा।
यहाँ दबाव था अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और जमीनी सच्चाई का। रोजगार पर 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया गया था, लेकिन जब यह सवाल बार बार पूछा जाने लगा तो मोदी ने कहा पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। यह पलटी थी बेरोजगारी के आंकड़ों और विपक्ष के लगातार हमले के दबाव की। कृषि कानूनों को ऐतिहासिक बताया गया, पर जब पंजाब और हरियाणा से आंदोलन दिल्ली की सीमाओं तक पहुंचा और साल भर तक टिक गया, तब मोदी ने 19 नवंबर 2021 को कानून वापस लेने की घोषणा की। यह पलटी थी किसान आंदोलनों और आगामी चुनावों के दबाव की। कोविड के दौरान वैक्सीन मैत्री की नीति पलटती रही। पहले वैक्सीन विदेश भेजी गई, फिर दूसरी लहर में रोक दी गई और फिर सितंबर 2021 में बाहर कर दी गई। दबाव था घरेलू स्वास्थ्य संकट और अंतर्राष्ट्रीय छवि दोनों का। डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में लाया गया, 22 में वापस लिया गया और 23 में नया कानून लाया गया। यह दबाव था उद्योग जगत की आपत्तियों और अदालत की टिप्पणियों का। अग्निवीर योजना को अस्थायी रोजगार जैसा बताया गया, बाद में कहा गया कि यह कॉन्ट्रैक्ट आधारित है। यहाँ दबाव था सेना में नौजवानों के आंदोलन और विपक्षी हमलों का। 2024 में यूपीएससी लैटरल एंट्री का विज्ञापन आया और 3 दिन में वापस ले लिया गया। दबाव था सहयोगी दलों के विरोध और विपक्ष की लामबंदी का। इसी साल वक्फ संशोधन बिल को सीधे पास कराने की कोशिश की गई, लेकिन विरोध पर इसे जेपीसी को भेज दिया गया। ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल का दूसरा ड्राफ्ट आया, लेकिन मीडिया और विपक्षी दबाव से वापसी करनी पड़ी। इंडेक्सेशन टैक्स लाभ हटाया गया और विरोध पर 3 दिन में फिर बहाल करना पड़ा। यह सब पलटियां चुनावी साल और संसद की नाजुक स्थिति के दबाव का नतीजा थी। विदेश नीति में भी यही पैटर्न चला। अमेरिका पर आत्मनिर्भर भारत का दावा किया गया, लेकिन ट्रंप की 25% टैरिफ नीति पर सरकार चुप रही। टेस्ला को मेक इन इंडिया पहले कहा गया, लेकिन 2025 में आयात शुल्क में ढील दी गई। यहाँ दबाव था अंतर्राष्ट्रीय बाजार और निवेश की जरूरत का। गंगा सफाई मिशन को 2020 तक पूरा होने का दावा किया गया। 2025 में खुद माना गया कि लक्ष्य अधूरा है। दबाव था अदालत की निगरानी और विपक्षी आलोचना का। जनसंख्या नियंत्रण कानून का संकेत दिया गया, लेकिन बिल नहीं आया। दबाव था चुनावी समीकरण का। 50 लाख का वायदा और काला धन 100 दिन में लाने की बात जनता की याद में आज भी है। याद में कहा गया कि यह जुमला था, यह आसान नहीं है। दबाव था चुनावी नारे को वास्तविकता से जोड़ने का। स्मार्ट सिटी योजना में 100 शहरों तक वायदा किया गया। 2025 तक केवल 20% पूरे हुए। हर राज्य में एम्स का वादा किया गया, कई जगह सिर्फ कागजों पर। हर घर नल से जल 2024 तक का लक्ष्य था, 2025 में स्वीकार किया गया कि अधूरा है। हर गरीब को गैस सिलेंडर, सब्सिडी देने का वायदा था, सब्सिडी हटा दी गई। यह सब पलटियां प्रशासनिक अक्षमता और वित्तीय दबाव की उपज थी। रोजगार, महंगाई और किसान आय पर बार बार पलटियां दिखी। 2 करोड़ नौकरियों का वादा पकौड़े में बदल गया। महंगाई रोकने का दावा वैश्विक कारणों में बदल गया। किसान की आय दोगुनी करने का वायदा अधूरा रह गया। खाद्य महंगाई कम करने का दावा कीमतों में बढ़ोतरी से पलट गया। यहाँ दबाव था जमीनी हकीकत और वैश्विक अर्थव्यवस्था का। डबल इंजन सरकार से तेजी का दावा किया गया, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में भी विकास दर कम रही। विदेशी कंपनियों को ऑनलाइन गेमिंग और ओटीटी नियमों में ढील दी गई, जबकि पहले सख्ती का दावा था। दबाव था निवेश और तकनीकी कंपनियों को लॉबिंग का। 75 साल के मोदी और 75 पलटियों की यह दास्तान सिर्फ गिनती नहीं है, यह बताती है कि राजनीति में बड़े बड़े भाषण और दावे कितनी जल्दी बदल सकते हैं। कभी बहुमत की मजबूरी, कभी आंदोलन का डर, कभी अंतर्राष्ट्रीय दबाव, कभी अदालत का आदेश। हर बार एक नया कारण सामने आया और हर बार मोदी जी को पलटना पड़ा। यह सवाल जनता के सामने खड़ा है कि क्या यह पलटियां समझौते की राजनीति थी या जनता से किए गए वादों की अवहेलना? क्या यह व्यावहारिकता थी या भरोसे की कमी? शायद जवाब दोनों के बीच कहीं छिपा है, लेकिन इतना तय है कि 2013 से 2025 तक का यह दौर भारतीय राजनीति के इतिहास में पलटियों का दौर कहा जाएगा। आज जब मोदी 75 साल के हो चुके हैं, तो उनके 75 पलटियों का यह सिलसिला भी पूरी तरह 75 तक पहुंच चुका है। यह सिर्फ सहयोग नहीं, बल्कि एक प्रतीक है उस राजनीति का जिसमें हर बड़े वादे के साथ पलटने की संभावना भी छुपी रहती है। यह किताब जनता को याद दिलाती है कि भाषण और नारे सुनते वक्त हमेशा यह सवाल पूछना चाहिए, कल अगर पलट गए तो क्या होगा। जन्मदिन मुबारक। जय हिंद, जय भारत।